गाइस निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। चाहे आप इसमें ट्रेड करते हो या फिर नहीं, ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। निफ्टी की चार्ट साइकोलॉजी, कैरेक्टर, चार्ट बिहेवियर कैसा रहता है, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, विच वन इज बेटर, किस टाइप के ट्रेडर को किस में ट्रेड करना चाहिए, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर ट्रेडर चाहता है कि एक बड़ा मूव कैसे पकड़ सकते हैं हम निफ्टी में, ये सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल वीडियो में। इस सेशन के दौरान मैं आपसे कुछ प्रो टिप्स एंड एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करूंगा अपने, जो मैंने सालों ट्रेड्स लेने के बाद, स्टॉप लॉस खाने के बाद सीखे हैं, जो आपको ना तो किसी बुक में मिलने वाले हैं ना किसी वीडियो में, एंड अगर मिलते भी हैं तो सारे एक साथ एक सीक्वेंस में आसान शब्दों में नहीं मिलेंगे। अगर आप सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर एंड स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं, अगर आप अटेंशन के साथ कंप्लीट सीक्वेंस में वीडियो को देखते हैं तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, विच वन इज बेटर। एंड आप में से काफी सारे लोगों की ये क्वेरी भी आ रही थी कि बैंक निफ्टी पे ही मैं सारी चार्ट साइकोलॉजी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपको क्यों एक्सप्लेन करता हूं, कभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे भी करूं जिससे कि आप उसका चार्ट भी समझ पाएं, उसकी साइकोलॉजी भी आप अंडरस्टैंड कर पाएं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आप लोगों की बनी हुई थी कि मैं हो गया या कोई अदर ट्रेडर वगैरह हो गए, वो बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। दोनों ही क्वेरी को मैं साथ में आंसर करते हुए कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब निफ्टी में ट्रेड लें या फिर बैंक निफ्टी में, एंड दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है, उसको समझने से पहले ये समझिए कि मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर मेनली हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं बिगिनर ट्रेडर, जो कि मार्केट में नए नए आए हैं, मार्केट को सीखना समझना अभी चालू करे हैं। दूसरे होते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिनको मार्केट में काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है। अब अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह को सीख रहे हैं, मार्केट में नए हैं, साल 6 महीने ही आपको मार्केट में काम करते हुए हैं, तो आपको हमेशा ट्रेड करना प्रीफर करना चाहिए निफ्टी को। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है कम रहती है। इसमें आपको अच्छे से सोचने समझने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते, उसको सोचने समझने, एंट्री एग्जिट वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, खुद से रिएक्शन दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो बैंक निफ्टी है, उसमें हमें कंपेयर टू निफ्टी फास्ट एंड बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपके इमोशंस वगैरह आपके कंट्रोल में नहीं रहते, तो वहां पे आप क्विकली एंट्री और एग्जिट नहीं प्लान कर सकते। तो थोड़ा सा भी अगर आपने डिले करा तो या तो आपकी एंट्री लेट हो जाएगी, एंड एग्जिट करने में आपने थोड़ा सा भी डिले करा तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए वापस से, या फिर आप वापस से लॉस में ही आ जाओ। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जैसा कि मैक्सिमम ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर वगैरह हो गए, बड़े ट्रेडर्स वगैरह हो गए, वो सारे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि इमोशंस वगैरह तो उनके ऑलरेडी मैनेज में है, उनको छोटे लॉस में कट डाउन करना आता है, तो वहां पे वो बड़े प्रॉफिट की आशा में बड़े पॉइंट्स वगैरह कैप्चर करने के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करने आएंगे एंड अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। हाई लेवल के प्लेयर्स, हाई लेवल के ट्रेडर्स आपके सामने अपोनेंट रहेंगे, जिस वजह से आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह हो गया, या लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट आप जिसको कहते हैं, ब्रेकआउट फेलियर्स वगैरह हो गया, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन फेलियर्स वगैरह हो गया, ये सब आपको मोर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं बैंक निफ्टी में। वहीं पे अगर आप निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे तो उसमें इस टाइप की ट्रैपिंग वगैरह, इस टाइप के कंपटीशन वगैरह हमें कम देखने को मिलते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आज फ्राइडे का दिन है, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ गया है। वहीं पे अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, निफ्टी से कंपैरेटिवली फास्ट और बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। उसके एक दिन पहले आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ से 750 के लेवल से 250 के लेवल तक लगभग 500 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी के चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉप से लेकर लो तक भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 120 पॉइंट के आसपास की हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि निफ्टी का इंडेक्स जो है वो तो 20,000 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, वेयर इज बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है 44,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जब आप इसको डबल भी कर लेते हैं यहाँ से 120 से, तो भी 240 ही हमें देखने को मिलता है। वहां पे हमें 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है, जिसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पा रहे। यही वॉलेटिलिटी का डिफरेंस रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके एक दिन पहले जब वेडनेसडे को बहुत अच्छा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला, तो भी हम लो से लेकर हाई तक कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लगभग 145 पॉइंट्स के आसपास का हमें मोमेंटम देखने को मिला है। वहीं पे जब हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे चलते हैं तो इस वाले वेडनेसडे के दिन जहां पर ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला, लो से लेकर हाई तक हम कनेक्ट करेंगे तो 625 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को मिला। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 145 को अगर हम 4 गुना भी कर लें
तब जाके वहां पे 600 के आसपास का टारगेट आता है। तो इंडेक्स भले ही यहाँ पे हमें डबल या 2.5 गुना आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, फिर भी वॉलिटिलिटी कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम रहती है निफ्टी में। एंड निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी डिफरेंस होने के पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं जो सारे अलग अलग सेक्टर से निकल के आते हैं। कोई आईटी सेक्टर का है, कोई फार्मा सेक्टर का है, कोई मेटल सेक्टर का है, कोई ऑटो सेक्टर से है, इस तरह से। तो सारे स्टॉक्स को एक साइड पे एक सेंटीमेंट करना, यानी पॉजिटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव सेंटीमेंट करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो उतने बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम नहीं कर पाता है। क्योंकि कभी हो सकता है आईटी फार्मा अच्छे चल रहे हो तो मेटल ऑटो बेकार चल रहे हो। पर वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं तो इसमें पहली बात तो 50 स्टॉक्स की जगह बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स हैं। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ टॉप के अगर हम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरह से एसबीआई वगैरह 2-4 मेन बैंक को पकड़ लेते हैं, एक्सिस, कोटक वगैरह, तो वही सारा मेन वेटेज रखते हैं, जिसमें भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है। प्लस ये बड़ा मूव इसलिए भी कर पाता है क्योंकि इसमें सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैंकिंग के ही स्टॉक्स हैं। तो सेंटीमेंट वाइज अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग के रिलेटेड कोई बैड न्यूज आई है तो या तो सारे ही नेगेटिव टू न्यूट्रल होंगे, या फिर कोई अच्छी न्यूज आई है तो सारे ही पॉजिटिव टू न्यूट्रल होंगे। तो इस वजह से ये सेम सेंटीमेंट से काम करते हैं मोस्टली। कभी कभी सिर्फ होता है कि कोई पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक वगैरह डाउन हो गया, बाकी के चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक वगैरह के रिलेटेड कोई बैड न्यूज वगैरह आ गई, तो इस तरह से। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो 50 स्टॉक्स हैं, प्लस उसका भी वहां पे सेंटीमेंट अलग अलग सेक्टर का अलग अलग रहता है। सो इस बात का सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बैंक निफ्टी में हमें बड़े बड़े पॉइंट्स के मोमेंटम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से बड़ा प्रॉफिट तो हम कैप्चर कर सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट का ये रूल है, जहां पे प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिलता है वहां पे रिस्क भी हमारा उतना ही बढ़ जाता है। वहीं पे सिंपली अगर हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमें सोचने समझने का टाइम मिल जाता है। पॉइंट्स कम मिलेंगे भले ही, पर यहाँ पे रिस्क भी हमारा कम हो जाता है, जिससे हम लंबा मार्केट में टिके रह सकते हैं। एंड हर न्यू ट्रेडर को यही समझने की जरूरत है कि स्टार्टिंग में बड़े प्रॉफिट कमाने से ज्यादा हमें पिच पे बने रहना जरूरी है। पिच पे जब हम बने रहेंगे तो आराम से बाद में कभी भी हम चौके छक्के मार सकते हैं। स्टार्टिंग पे अगर आप पिच पे जमे रहना सीख गए, भले ही आप डॉट बॉल्स निकाल रहे हो या एक एक करके रन निकाल रहे हो, यानी सिंपली कम प्रॉफिट्स भी अगर आपको मिल रहे हैं, पर आप लंबा टिकना सीख गए मार्केट में, लॉस को अवॉइड करना सीख गए, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए, तो आगे चल के आप कभी भी मार्केट में चौके छक्के मार सकते हैं, बड़े प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकते हैं। एंड यही इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है कि मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस वगैरह हो चुका है, वो बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको आराम से अपने लॉस कट डाउन करना आता है, जिससे उनके अगेंस्ट में अगर मार्केट जाता है तो तुरंत वो कट डाउन करके निकल जाते हैं। एंड जितने भी स्मार्ट ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर वगैरह हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो पहले शुरुआत कहीं ना कहीं निफ्टी 50 से ही करे थे। मैं अपनी खुद की पर्सनली भी बात करूं तो मैंने पहले निफ्टी 50 पे कुछ साल ट्रेड ली है। उसके बाद जब मेरी साइकोलॉजी वगैरह मैच करने लगी मार्केट से, तब मैंने धीरे धीरे करके फिर बैंक निफ्टी में शिफ्ट किया है। और जो निफ्टी में मैं क्वांटिटी वगैरह रखता था, उससे बहुत कम क्वांटिटी से 1-2 लॉट से मैंने बैंक निफ्टी को ट्राई करना चालू किया था, तब जाके फिर मैं धीरे धीरे बैंक निफ्टी पे शिफ्ट हुआ। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे हमें बड़े बड़े मोमेंटम वगैरह कैसे देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको उसके लिए ब्रॉड चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए। बहुत ही परफेक्टली निफ्टी का चार्ट वगैरह वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन वगैरह भी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, एक बहुत अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप बन रहा था, उसका जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, बहुत ही अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला। बड़े मोमेंटम पकड़ने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिंपली ब्रॉड टाइम फ्रेम को आपको समझने आना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहां से मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आया, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग रहा, फिर वापस कंटिन्यू गिरता रहा, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग हुआ, तो इस वजह से ये गैप पेंडिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू नीचे हमें सेलिंग देखने को मिली। अब इसी गैप को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो यही यहाँ पे अच्छा सप्लाई का जोन बना हुआ था एक, जिस वजह से यहाँ पे हमें बार बार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल रहा था। अब समझने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार जब भी हम इस जोन के आसपास पहुंच रहे थे, इस तरह से जूम हम करके देखेंगे, यहाँ पे गैप अप खुला, मार्केट कंटिन्यू भगता रहा, यहाँ पे गैप अप खुल के डायरेक्टली हम उस जोन को हिट कर रहे हैं। तो क्या इसी फ्लो में मार्केट उसको क्रॉस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से गैप अप खुल के कंटिन्यू मार्केट मूव करता हुआ आया है। बायर्स को ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे आते आते तो बायर्स खुद यहाँ पे सेलर्स बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बात पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो ब्रेकआउट के लिए थोड़ी वेट करेंगे। यहाँ पे जब मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हो गया, यहाँ पे अगर हम बैठ गए, यहाँ से प्रॉफिट दिखा, यहाँ से प्रॉफिट दिखा, तो इसके आसपास आते आते तो मैं क्या सोचूंगा, चलो कुछ नहीं तो 50% क्वांटिटी, 70% क्वांटिटी ही चलो बुक डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बुक करने का सोचूंगा, तो मैं तो खुद ही यहाँ पे सेलर बनता हुआ जा रहा हूँ। तो क्या इस फ्लो में हम ब्रेकआउट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वापस से हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते रह गए, इस वजह से टाइम पास करते रह गए। गैप डाउन खुले, वापस ऊपर की साइड आने का ट्राई करा। अब दोबारा जब यहाँ पे आ रहे हैं तो दोबारा वापस कैसे आ रहे हैं? गैप अप खुल के, गैप अप खुल के डायरेक्टली मार्केट उस लेवल के आसपास खुल गया। तो क्या यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ बचेगी? बिल्कुल नहीं। सेम रीजन है, क्योंकि नीचे से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं, बायर्स को यहाँ पे बाय करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा।
और उल्टा जो कोई लेके बैठे हैं यहाँ पे बायर्स पोजीशन वगैरह, वो खुद यहाँ पे सेलर्स बनने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से तो ये सप्लाई जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते सप्लाई बढ़ जाती है। इस वजह से वापस से कंटिन्यूअस हमें यहाँ पे सेलिंग वापस से देखने को मिली। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं चार्ट में, तो वापस से जब दोबारा हमने उस जोन को हिट करा, अब इस बार इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है हमारे लिए नोटिस करने के लिए, यहाँ पे हम यहाँ पे गैप अप खुले, उसके बाद कंटिन्यू वापस चलते हुए आए, डायरेक्टली हिट करा। तो इस बार में भी आप देखेंगे तो चार्ट यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पाया, पर इस बार आप देखेंगे तो सेलिंग का प्रेशर जो है कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिल रहा है बाकी टाइम से। नीचे की साइड पे आए, पर अब की बार हमने लो ब्रेक नहीं करा, वापस ऊपर गैप अप खुला, मार्केट वापस यहाँ पे टाइम पास करता रहा। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट बार हमने टिक लगाया है, इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इस तरह से जूम करके आपको दिखाता हूं, हुआ क्या है, मार्केट यहाँ पे नीचे से चलता हुआ आया कंटिन्यू, एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑलरेडी बन चुकी थी, इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, वापस से डायरेक्ट गैप अप खोल के यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे भी मार्केट नहीं क्रॉस कर पाया, उसको कंसोलिडेट वगैरह करता रह गया। अब हो क्या रहा है, इस बार बायर्स बार बार यहाँ से नीचे से प्रेशर लगा रहे हैं, वो नीचे नहीं जाने दे रहे मार्केट को। तो जब ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे पहले 2 बार हिट कर चुका है, इसको यहाँ पे हिट करा, यहाँ पे हिट करा, इस तरह से 4-5 बार जब मार्केट सप्लाई जोन को हिट कर चुका है, तो वो कंपैरेटिवली वीक होता हुआ जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई दरवाजा वगैरह है, उसको हम बार बार हिट कर रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं, या कोई वॉल है उसको बार बार हिट कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा 4 या 5 बार के बाद वो टूट जाएगी। एंड अगर वो टूटती है तो वहां से फिर अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। और बस उसमें आप उस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं कि दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं तो हमारा फोर्स कम हो जाता है, हमारी सेना कम हो जाती है, बायर्स वगैरह हमारे कम हो जाते हैं, तो वो हिट भी कर रहे हैं तो उतना प्रेशर नहीं लग पाता। वहीं पे अगर पास में आके थोड़ा सा रुक के वहां पे हिट करेंगे तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है वॉल में, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, प्रीवियस किसी भी लो को यानी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, ये डाउट आएगा, वो बोलेंगे कि यार चार्ट पे बन जाने के बाद, ब्रेकआउट वगैरह हो जाने के बाद तो हमें भी पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स वगैरह स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, पर मैं आपसे बन जाने के बाद, सब कुछ कहानी खत्म हो जाने के बाद नहीं कह रहा हूँ। डेली एनालिसिस जो देखते होंगे वो कमेंट करके बताना, क्या हम रोज यही बात नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह बनती हुई जा रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली स्ट्रांग बना हुआ है। ये मेन वाला चैनल है, दूसरा डेली एनालिसिस का चैनल अलग है, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे आप वर्ड टू वर्ड चेकआउट कर सकते हैं किसी भी दिन का एनालिसिस खोल के। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। एग्जैक्टली ट्यूसडे का ये दिन था जहां से इस वीक का मार्केट स्टार्ट हुआ था। मंडे को हमारी हॉलीडे थी गुरु नानक जयंती के ओकेजन पे। एंड जो वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था सैटरडे को, उसका क्लियर कट थंबनेल तक भी ये था कि नेक्स्ट वीक मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। इंट्रो तक में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि नेक्स्ट वीक मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। उसके पीछे के सारे लॉजिक्स वगैरह भी आपको एक्सप्लेन करे थे कि यहाँ पे इस तरह से रेंज जो है श्रिंक होती हुई जा रही है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत कम स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पे जब हम घूम रहे थे तभी से मैं आपसे कहने लग गया था, या तो मार्केट को नीचे निकलना है, तो इस अभी तक इस तरह से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है, एक बार इसको ब्रेकडाउन करके जब वापस से ये इस तरह से निकलेगा तो डबल फोर्स के साथ यहाँ पे मूव कर पाएगा जब ये ट्रेंड स्विच होगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर इसको ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करता है तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड भी हमें अच्छी रैली वगैरह देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेंज ऑलरेडी श्रिंक होती हुई जा रही थी। सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था, निफ्टी में बहुत अच्छे से हमें प्राइस एक्शन पैटर्न वगैरह वर्क करते हुए नजर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट समझने का यहाँ पे ये है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों मेजर स्विंग वगैरह के बीच में ओपन हुआ। उसके बाद क्या था, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह होल्ड करके बैठे होंगे जब यहाँ पे नीचे से मोमेंटम वगैरह आया। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे नीचे की साइड का मूव दिया तो ये बायर्स वगैरह यहाँ से एग्जिट कर गए होंगे, और जब क्लोजिंग प्राइस भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा तो ये साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है इस तरह से। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने का ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन में चार्ट को देखते हैं इस तरह से, या फिर सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम को देखते हैं, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इस तरह से। तो जिस वजह से क्या होता है, उनको ब्रॉड पिक्चर देखने को नहीं मिलती, ब्रॉड टाइम फ्रेम उनको समझ में नहीं आता। और ये सच है एकदम कि ब्रॉड टाइम फ्रेम जो रहता है मार्केट उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा करता है, लोअर टाइम फ्रेम को उतनी तवज्जो नहीं देता है, उतनी रेस्पेक्ट नहीं देता है। अब यहाँ पे जो 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट पे देख रहा है, उसको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट खुला और सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पे जब वो रुक भी रहा है ना, लोग यहाँ पे पूरा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है, तो मोस्टली रिटेलर्स का माइंडसेट यहाँ पे किस तरह से चल रहा होगा कि यार मार्केट ऊपर से इस तरह से गिरा है तो वापस से नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा फॉल वगैरह आ जाएगा। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो पीछे के चार्ट को देख ही नहीं रहे, बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट कंप्लीटली स्ट्रांग बना हुआ है इस तरह से, प्रीवियस लोज तक भी को भी ब्रेक नहीं कर रहा, क्लोजिंग प्राइस तक को भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब यहाँ पे मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर लेता है, रेंज ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी थी, निकलना पड़ता ही है मार्केट को, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस का प्रेशर आ रहा है, नीचे से सपोर्ट का प्रेशर आ रहा है। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने जैसा ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का,
ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रहा था उसका। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एंटर नहीं कर पाए, हम बैठे हुए थे यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे ये मेन स्विंग को क्रॉस करेगा। एंड यही मैंने आपसे कहा था, एक बार आप इस क्लिप को जरूर चेकआउट करें। जैसा हम काफी लंबे टाइम से एनालिसिस में बात करते हुए आ रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस तरह से 19,875 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ पे हमें और अच्छे मोमेंटम वगैरह, बड़े मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएंगे अपसाइड पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस तरह से। एंड यहाँ से आप देखेंगे तो लोज जो है कंटिन्यू ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं, जिसकी हम ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं। 5-6 बार इस तरह से यहाँ पे हमें सपोर्ट वगैरह देखने को मिल चुके हैं। तो ये जो रेंज है ये काफी स्क्वीज होती जा रही है। एक आध दिन में यहाँ से या तो चार्ट ऊपर की साइड पे बड़े मूव देना स्टार्ट कर देगा ब्रेकआउट वगैरह करके, या फिर अगर नीचे की साइड पे निकलता है तो अभी के लिए ट्रेंड क्या था, इस तरह से चल रहा है। तो एक बार जब नीचे निकल के इस तरह का ट्रेंड बनना चालू होगा तभी हमें डाउन साइड पे अग्रेसिव सेलिंग वगैरह देखने को मिल पाएगी। ट्यूसडे के लिए हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक रेंज आपको देखने को मिल रही होगी। तो रेंज में क्या होता है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, इन दोनों के स्टॉप लॉसेस वगैरह रहते हैं। उसके बाद के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। तो रेंज के बीच में ही अगर हम ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। कुछ देर बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है ऊपर नीचे तो उसी साइड पे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी वाली जो पार्टी होगी फिर यहाँ पे उसको डर लगना चालू होगा, उसके स्टॉप लॉसेस वगैरह कटना चालू होंगे। एंड फिर सपोज जैसे यहाँ पर रेंज में हम खुले वापस ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ऊपर की साइड चार्ट पहले यहाँ तक इसके लेवल के आसपास आ सकता है, फिर यहाँ पे अच्छे से हॉल्ट वगैरह करके या थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करके, जिससे कि यहाँ पे अपसाइड पे और स्टॉप लॉसेस वगैरह आ जाए। फिर अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बहुत अच्छे टारगेट्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, मैंने आपसे पहले यही कहा था कि पहले छोटा मोमेंटम निकलेगा अगर ऊपर निकलते हैं तो, फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे इसको आके थोड़ा सा पॉज लेगा, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करेगा, फिर जब दोबारा निकलता है तो यहाँ से और बड़े बड़े मूव्स के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद जैसा कि ये तो था ट्यूसडे का दिन, पहला दिन। अब वेडनेसडे के दिन को अगर हम देखते हैं तो मार्केट गैप अप खुला और कंटिन्यूअस ऊपर की साइड पे भगता रहा। तो इस दिन पे काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग अच्छे से काम क्यों नहीं करी, नीचे के बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस टारगेट करने मार्केट क्यों नहीं गया। एंड कुछ लोगों का तो ये कहना था कि ऊपर की साइड पे तो स्टॉप लॉस ही नहीं थे, यहाँ पे चार्ट ऊपर की साइड पे भगता हुआ कैसे जा रहा है। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, आप ब्रॉड चार्ट को कभी देखते ही नहीं है। वहां पे जब इतनी बड़ी रेंज बन रही है, बार बार मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार इस तरह से हिट कर रहा है, तो मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कितने सारे स्विंग्स लगे हुए थे वहां पे, तो कितने सारे पोजिशनल सेलर्स वहां पे बैठे होंगे। तो क्या सिर्फ इतने से मोमेंटम में वो वहां पे सारे सेलर्स कट गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इतने से मोमेंटम में वो थोड़ी हट जाएंगे वहां से। जब वो अपनी पोजीशन को बाय साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा। यही फर्क रहता है, आप सिर्फ देख रहे हो कि यहाँ पे इतना सा ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, पर ब्रॉड चार्ट को आप देख ही नहीं रहे। असल में वहां पे इतने सारे स्टॉप लॉस वहां पे कटने चालू हुए हैं, उसका मोमेंटम ये हमें देखने को मिला है। सो आई होप आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने यहाँ पे लोगों को टारगेट किया है। और जो लोग यूं कह रहे थे कि सर हम हर लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करते हुए जा रहे थे, 20,000 हमने देखा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, हमने शॉर्ट कर दिया। तो मैंने आपसे ये बात कई बार कह रखी है, जब चार्ट ट्रेंड पकड़ना चालू करता है तो वहां पे आपका रेंज वाला माइंडसेट काम नहीं करता है। रेंज वाला माइंडसेट सिर्फ रेंज तक के लिए होता है। और ये बात मैं आपसे काफी दिनों से कहता हुआ आ रहा था पीछे, कि जैसे ही हम रेंज के बाहर निकलेंगे बहुत बड़े बड़े मोमेंटम, बड़ी रैली के लिए मार्केट रेडी हो चुका होगा। चलो मान लेते हैं आपको पीछे के चार्ट का कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना भी अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो बायर्स ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो इनके स्टॉप लॉस टारगेट करने के लिए क्यों सेलिंग का प्लान कर रहे हो। और इस क्लिप को आप चेकआउट करें, क्लियर कट मैंने आपको वेडनेसडे के लिए यही कहा था। जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह बना हुआ था, मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर रहा था रेजिस्टेंस के आसपास आके। तो कल के दिन हमारा यहाँ पे इनिशियल माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे रह सकता है, बाइंग साइड पे रह सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रेंज से निकलना चालू किया है। तो अच्छे लेवल वगैरह पे मार्केट मिलता है तो वापस से हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी काफी लंबे टाइम से हम यही बात करते हुए आ रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, जैसा कि आपको ध्यान होगा। जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल वगैरह नहीं होता है, ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है, ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है इसके नीचे हम आना चालू नहीं करते हैं, तब तक हमारा यहाँ पे माइंडसेट बाइंग साइड के लिए रह सकता है। अच्छे लेवल वगैरह पे जहाँ पे मार्केट मिलता है, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा हो, छोटा स्टॉप लॉस वगैरह बन रहा हो। सो आपको क्या पता चला इससे, कि मैंने क्लियर कट आपसे यही कहा था कि हमको ट्रेंड को राइड करते हुए ही चलना है, जब तक कि कोई वहां पे हमें सिग्नल वगैरह नहीं मिलता है डाउन साइड का। मार्केट ने एक बार भी जब इस तरह का लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम तक पे भी नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे क्यों शॉर्ट करेंगे बिना बात। बल्कि उल्टा यहाँ पे जब मार्केट 20,000 के पास पहुंचा था, एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास, इस कैंडल के आसपास, मैंने आपको टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट होंगे तो ये अपडेट करके बताया था कि यहाँ पे हर जगह न्यूज चैनल पे चल रहा है कि निफ्टी 20,000 को पार कर गया। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है या फिर थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा था कि ना यहाँ पे मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, ना यहाँ पे मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एग्जैक्टली मार्केट ने 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम पास करा, अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे। अब जिन लोगों को ये यकीन आ गया कि यहाँ पे 20,000 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाएंगे बार बार,
इस तरह से आप में से काफी सारे लोगों ने ये गलती करी भी होगी। तो जब यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस वगैरह भर गए ये सोच के कि यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है और रेजिस्टेंस भी ले रहा है मार्केट, पर वो अभी भी ये बात को भूल गए कि यहाँ के नीचे के इस बायर्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं, इनके स्टॉप लॉस तो वैसे ही बहुत दूर हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ से कोई बैठा भी सही, उसने यहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर ट्रेल भी करा होगा। तो कहाँ पे ट्रेल करा होगा? इस ओपनिंग प्राइस के नीचे करा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ तक भी जब चार्ट नहीं आ रहा, ओपनिंग प्राइस तक को भी जब चार्ट ब्रीच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्यों डरेंगे बायर्स? तो उनके स्टॉप लॉस जब मार्केट को मिलने ही नहीं है तो मार्केट नीचे जाके कैसे काम करेगा? इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से अपसाइड के सेलर्स के स्टॉप लॉस इकट्ठे करे। 20,000 को देख के सब यहाँ पे शॉर्ट करने आए होंगे ऑब्वियसली। ये बात भी मैं आपसे अभी नहीं कह रहा, तभी मैंने आपसे कह दी थी, टेलीग्राम पे आपको मैसेज पड़े हुए दिख जाएंगे। उसके बाद जब वापस मार्केट यहाँ से निकला तो बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिला। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा मोमेंटम कर देगा ये तो मेरे को भी नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता मार्केट में। हमें सिर्फ या तो ट्रेल करते हुए चलना है या फिर अपना टारगेट वगैरह हमने ले लिया तो हम वहां पे आराम से बुक कर सकते हैं। जैसे निफ्टी को तो मैंने ट्रेड नहीं करा पर बैंक निफ्टी को ट्रेड किया था, तो क्या मैं उसमें पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाया? बिल्कुल भी नहीं। थोड़े बहुत पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करके अपना टारगेट वगैरह हिट करके मैं वहां पे आराम से एग्जिट करके बैठ गया। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वहां पे मैं शॉर्ट करता रहूंगा हर लेवल पे कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ गया और कितना बढ़ जाएगा। और लॉजिकली टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया, जब इतने सारे स्टॉप लॉस यहाँ से कटेंगे तो वो सारे बाय करेंगे, तो यही हमें देखने को मिलेगा। वो सबका स्टॉप लॉस कट रहा है, वो सारे बाय कर रहे हैं। जो 20,000 पे यहाँ पे सेल करें उनका स्टॉप लॉस कट रहा है, वो भी बाय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट को जाना कहाँ है? अपसाइड पे ही जाना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दिन था थर्सडे का, उसके लिए हमने ये प्लान किया था कि मार्केट यहां से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, गैप अप खुल के भी हमें कंटिन्यू मूव देखने को मिला है ऊपर की साइड का, कोई एक अच्छे अमाउंट का पुल बैक वगैरह भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुलता है तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब इस बात को समझना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहे थे, पर अगर डायरेक्टली गैप अप ही खुल जाएगा तो उस केस में तो क्या होगा? साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। यहां से जो बायर्स बैठे हैं उनको भी अब खतरा लगना चालू हो जाएगा कि इतना वन वे मार्केट सीधा मूव कर चुका है और वापस से फिर गैप अप खुल रहा है। तो यहां से उनकी तरफ से ही प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास से। 140 के आसपास यहां पे एक लेवल मैंने मार्क कर रखा था इस तरह से। तो यही कहा था मैंने आपसे कि यहां पे रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास से या इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था, इन दोनों में से किसी के आसपास मार्केट डायरेक्टली खुल जाता है तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। आप एक बार इस क्लिप को चेकआउट कर सकते हैं। अब सपोज होगा क्या, इस तरह से मार्केट डायरेक्टली गैप अप ही ओपन हो जाता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह हमारे होने वाले हैं जिन पे हम फोकस रख सकते हैं। इसके आसपास या यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, एकदम 90 डिग्री एंगल में एकदम एक लाइन में चलता हुआ सीध में आ रहा है। एक बार भी मार्केट में हमें थोड़ा सा पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को नहीं मिली है तो छोटे मोटे पुल बैक वगैरह के लिए अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह बनती है, कोई सेटअप वगैरह बनता है तो एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हम उसको प्लान कर सकते हैं, छोटे टारगेट वगैरह प्लान करते हुए। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू अपसाइड में भागा है, कल भी गैप अप खुल के अपसाइड में भाग जाए इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा आपसे बोलने के पीछे एक और रीजन भी था जो मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था कि आज हम यहाँ पे गैप अप खुल के कंटिन्यू भाग के आए हैं ऊपर की साइड पे। वापस से अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो सेम प्रोबेबिलिटी बार बार रिपीट नहीं होती है, तो अपर साइड पे जाने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाइज। ऐसा देखते हुए मैंने कहा था। उसके बाद डॉट जब इस लेवल के आसपास हम घूम रहे थे 10 बजे के आसपास, वहां पे मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके ये बताया था कि ऊपर और नीचे दोनों साइड का अच्छा अमाउंट का मोमेंटम हो चुका है, तो इसके आगे मैं फर्दर ट्रेड लेने में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, एक रेंज में फंस के वापस से रह गया। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम पे ही आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट शेयर किया था, पिछला वाला जो हमारा लर्निंग वीडियो आया था लास्ट वीक, उसमें भी मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि कब मार्केट साइडवेज हो सकता है, उसका भी एक पॉइंट था ये। और भी इसके अलावा काफी सारे पॉइंट्स हमने वहां पे डिस्कस करे थे जिससे कि हम साइडवेज मार्केट में अपनी कैपिटल वगैरह ड्रॉ डाउन करने से बच सकते हैं, लॉसेस वगैरह करने से, ओवर ट्रेड वगैरह करने से बच सकते हैं साइडवेज मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करते हुए। तो वो पॉइंट यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हो रहा था। अब उसके बाद जब हम फ्राइडे के लिए यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए थे। पहला तो ये था कि यहाँ पे जो स्विंग के सेलर्स वगैरह थे उनको तो मार्केट ने क्लियर कर दिया है, उसके ऊपर जाके यहाँ पे उन लोगों को तो क्लियर कर दिया है। उसके बाद वापस से जब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी होगी क्लोजिंग टाइम में, तो कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल करके गए होंगे, तो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स देखने को मिल रहे होंगे। बाकी के सेलर्स कहाँ होंगे? जैसा मैंने आपसे कहा था 20,200 से लेकर 222 इसका ऑल टाइम हाई लेवल था, 222 का एग्जैक्ट, इसके ऊपर या इसके आसपास बाकी लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह मिलेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ा ट्रेडर यहाँ पे है जो रिस्क ले सकता है, बड़ा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जिसके पास अच्छे अमाउंट का पैसा है, तो वो यहाँ पे अगर उसके स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट करा, यहाँ पे उसके स्टॉप लॉस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे मिलेंगे? ऑल टाइम हाई के ऊपर मिलेंगे उसके स्टॉप लॉस। जब मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करने लगेगा या उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब वो अपनी पोजीशन से कट डाउन करके भागेगा। एंड कंडीशंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपसे सिंपल सी बात कही थी कि मार्केट वापस से गैप अप खुलता है तो ऊपर की साइड पे मूव दे सकता है ऑल टाइम हाई तक या उसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे।
उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि वापस से हमें कोई सेलिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है अपर साइड पे, तो फिर हम उसके लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पर कोई खास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिली, मार्केट एकदम साइडवेज हो गया। ऊपर यहाँ पे ऑल टाइम हाई के स्टॉप लॉस क्लियर करे, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस क्लियर करें यहाँ पे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ पे जब हम घूम रहे थे एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास, इस कैंडल के आसपास, तब भी मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल के अपडेट किया था कि यहाँ पे ऊपर के स्टॉप लॉस तो हो गए क्लियर, नीचे के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, यहाँ पे सब जगह से बायर्स वगैरह बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस हो चुके हैं बहुत दूर। तो यहाँ पे नीचे वालों को हम टारगेट नहीं कर सकते, ऊपर के साइड पे है नहीं, तो सिंपली यहाँ पे टिपिकल फ्राइडे हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे चौपी साइडवेज हो सकता है, वेट एंड वॉच करने का सिनेरियो यहाँ पे रहेगा एंड टिपिकल फ्राइडे हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यही मेरे वर्ड्स थे, वैसा ही कट कॉपी पेस्ट हमें होता हुआ नजर आया। यहां से ही आप देखेंगे तो 11 बजे से ही मार्केट एकदम साइडवेज हो गया। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना जरूरी हो जाता है कि जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस ये वाले तो क्लियर कर दिए थे, थोड़े से सेलर्स यहाँ पे आए होंगे और थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑल टाइम हाई वगैरह के ऊपर पड़े होंगे। तो फिर इतना बड़ा मोमेंटम हमें कैसे देखने को मिल गया? एंड बैंक निफ्टी में तो और भी बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन था, न्यूज फैक्टर भी आज के दिन मार्केट में काम कर रहा था। एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल डे था आज का, नॉर्मल डे नहीं था। नॉर्मल डे होता तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट वापस से चौपी हो जाता या वापस से रिटर्न कर देता। पर न्यूज पॉजिटिव आई थी बहुत ज्यादा, जीडीपी के रिलेटेड न्यूज आई थी जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दी थी कि जीडीपी इंडिया की जो है बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ वगैरह उसमें होती हुई नजर आ रही है। पिछले क्वार्टर की जो जीडीपी आई है वो एनालिस्ट की एस्टीमेट से भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। सो इस वजह से होता क्या है, जब भी इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज वगैरह आती है इंडिया के ग्रोथ के रिलेटेड या इंडिया के लिए जो भी पॉजिटिव हो लॉन्ग टर्म में, तो वहां पे कौन एक्टिव हो जाते हैं? इन्वेस्टर्स, यानी ट्रेडर्स के साथ साथ वहां पे इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हो जाते हैं जो अपना पैसा इनफ्लो करना चालू करते हैं। अब नया पैसा इनफ्लो होता है, स्टॉक्स वगैरह में बाइंग होती है, एसआईपीज वगैरह होती है, तो ऑब्वियसली मार्केट वहां पे रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। सो यहाँ पे तो आपको फिर भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा होगा मोमेंटम। बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, किस तरह का मोमेंटम हमें कंटिन्यू देखने को मिला। मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप अप हुआ, इसने भी यहाँ के स्टॉप लॉस खाए शूटिंग स्टार के। उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि 750 के ऊपर बाकी के स्टॉप लॉस मिलेंगे, तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सीधा इनको क्लियर करता हुआ चला गया। अब क्लियर करने के साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा लगा रहे थे, इसलिए बहुत ही क्लीन मूव हमें अपसाइड का यहाँ पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 520 वगैरह के आसपास से हम पहुंच चुके थे 950 के आसपास तक, यानी लगभग 400 पॉइंट के आसपास का हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ये प्रॉपर एक स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं थी, स्टॉप लॉस तो थे यहाँ पे, पर इतने भी स्टॉप लॉस नहीं थे कि 400 पॉइंट का मार्केट वन वे मूव कर दे बिना कोई नए स्टॉप लॉस क्रिएट करे। तो यहाँ पे सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया था। तो इस तरह से हम साइकोलॉजी को डिकोड कर सकते हैं। अब आज के कंप्लीट एनालिसिस को देखते हुए मंडे के लिए क्या प्लान बन रहा है, मंडे के लिए क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, वो मैं उसी डेली एनालिसिस वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अभी तक आप उसका पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और भी आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।